माई चैनल सिविल अचीवर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ईबीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका डिस्कशन बहुत ही धीरे धीरे और आराम से कराया जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में जो दिसंबर में होगा उसे आप उसके ईबीएस के प्रश्नों को आप बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि सीटेट कुछ नहीं बस आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बात करें पहले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, सो बताइए। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है जो ईबीएस का, वो एकीकृत ही होता है, इंटीग्रेटेड ही होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि हमसे नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग को पता है कि पर्यावरण अध्ययन हो या हिंदी हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट जो सीटेट के अंतर्गत आता है उसका मुख्य लक्ष्य बाल केंद्रित अध्ययन ही होता है। क्योंकि जो अधिगम कराया जाता है, शिक्षण दिया जाता है, उसका फोकस बच्चे ही होते हैं, अतः अध्ययन हमेशा बाल केंद्रित ही होता है। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो हमारा तीसरा ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर देता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन क्या है, जिसमें बच्चे अपने आसपास का अवलोकन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह यह ऑप्शन भी सही है कि यह बच्चों को परिवेश में खोजने का अवसर देता है। और चूँकि हमसे नहीं पूछ रहा है तो हम अपने चौथे ऑप्शन पर आते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो यही आंसर हमारा होगा गाइज। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जहाँ भी वर्णन करना, परिभाषा देना, ये सब वर्ड आ जाए तो ये निगेटिव वर्ड है और यह हमेशा गलत होता है। तो गाइज आपने पहले प्रश्न में क्या सीखा? तो हमने यही सीखा कि वर्णन करना और परिभाषा जिस ऑप्शन में आ जाए वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने यह सीखा कि जहाँ भी पर्यावरण अध्ययन में वर्णन और परिभाषा आ जाए तो वो बिल्कुल गलत होता है। तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारा दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के उपविषयों के स्थान पर थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है। यानी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों में थीम क्यों डाले गए, इसका कारण क्या है। तो अगर हम ऑप्शन को पढ़ें तो समझ सकते हैं। पहला है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो थीम डालने का मकसद ये नहीं होता है कि हम पाठों को कम कर दें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को परिवेशीय बोध में वृद्धि कराने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे का जो परिवेशीय बोध है यानी आसपास के वातावरण के प्रति समझ है, उसमें वृद्धि कराने के लिए हम थीम कम कर रहे हैं। ऑप्शन 3 की ओर बढ़ेंगे, बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। तो गाइज इसमें सबसे बड़ी बात है अंतर संबंधित समझ। तो हमें बच्चों को पढ़ाने का मकसद ही होता है कि हम उनमें अंतर संबंधित समझ विकसित करें। इस कारण ही ईवीएस पढ़ाया जाता है और स्थानीय परिवेश यानी आसपास के वातावरण से बच्चों को जोड़ सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि उप विषयों के स्थान पर थीम इसलिए ही लाया गया है क्योंकि बच्चे स्थानीय परिवेश से जुड़ सके और अपने अंतर संबंधित समझ को बढ़ा सके। इस बात को गाइस ध्यान रखें कि जहाँ भी उप विषय को न रखकर थीम को रखा जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि बच्चों को अंतर संबंधित को बढ़ाना, बच्चों को स्थानीय परिवेश से जोड़ना, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा
अगर आपको कुछ और भी समझना है तो वीडियो में कमेंट करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है और वो ये पूछ रहा है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। यानी आपको कक्षा 1 और कक्षा 2 का पर्यावरण अध्ययन दिया गया है, तो इसके लिए सत्य कथन क्या है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में जो मुद्दे और संबंध होते हैं वो भाषा के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। तो केवल भाषा के द्वारा नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। अगर पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो इसका संपादन हमेशा गणित और भाषा दोनों के माध्यम से होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन को लिया गया है उसमें दोनों का समावेशन होता है, यानी भाषा का भी समावेशन होता है और गणित का भी समावेशन होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को हमें तार्किक सोच की ओर आगे बढ़ाना है। तो अगर बच्चों के तार्किक सोच को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें गणित का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कक्षा 1 या 2 के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है तो उसमें उसका संपादन भाषा और गणित दोनों के द्वारा होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन पहले से ही मौजूद था, ठीक है। और चौथा तो चूंकि निगेटिव है, आसान नहीं है, टैग वर्ड, इस कारण भी ये गलत हो जाएगा। तो मिला जुला कर गाइज इस टॉपिक से हमने क्या समझा, तो हमने यह समझा कि पर्यावरण अध्ययन जो विषय है कक्षा 1 और 2 के लिए वो दो भाषाओं के माध्यम से बना है, भाषा और गणित, और इन्हीं दोनों को जोड़कर पढ़ाया जाता है, क्योंकि गणित और भाषा के मिलने से ही तार्किक सोच आगे बढ़ती है। गाइज बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, ठीक है। तो गाइज हमारे चौथे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, थोड़ा रुकावट के लिए खेद है, यहाँ चौथे प्रश्न को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में क्यों नहीं रखा गया। यानी क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है कि हमने ईवीएस में पर्यावरण में जो भी विषय हमने रखा है उसके कॉन्सेप्ट को या उसके इशूज को हमने साइंस और सोशल साइंस के रूप में क्यों नहीं बांटा, यानी अलग अलग करके क्यों नहीं रखा, इंटीग्रेटेड क्यों रखा है। तो गाइज यहाँ पे आप समझें कि बच्चा छोटा है, 1 to 5 या 6 to 8 का है। तो अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें, शुरुआत में बच्चों की बात करें, चूँकि यह पेपर 1 है, तो अगर बच्चे पहले से 5वें तक है तो उनकी सोच इतनी विकसित नहीं है कि वो सामाजिक विज्ञान ये सब को अलग अलग रूप से समझ सके। तो अगर उनको समझाना है तो उनको एक एकीकृत सोच में ही समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्हें अलग नहीं रखा गया, क्योंकि बच्चे के दिमाग पर जोर पड़ेगा और वो इस लेवल तक नहीं पहुँचे होते हैं कि दोनों विषयों को एक साथ समझ सके, इसलिए। और दूसरी बात है कि इस समय बच्चे ज़्यादा वर्गीकरण भी नहीं कर पाते, अंतर समझ नहीं पाते। यानी जो इस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। अगर आप बच्चों के लिए जानवर की बात की जाए तो बच्चों के लिए जानवर में सब आ जाते हैं, जैसे पशु पक्षी, स्तनधारी, कीड़े मकोड़े, सब, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि मकड़ी और दूसरे कीड़ों में क्या अंतर है। तो जब भी ईवीएस को पढ़ाया जाता है तो बच्चों के लिए इसे समग्र रूप में ही रखा जाता है, क्योंकि बच्चों में इतनी चेतना नहीं होती कि वो इसे वर्गीकृत कर सके। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अलग अलग नहीं करने के पीछे कारण यही है कि बच्चे इस समय परिवेश को समग्र रूप से यानी एक साथ ही देख पाते हैं। यानी यहाँ समग्र का मतलब हुआ एक साथ, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसमें नहीं होगा। बढ़ते हैं गाइज हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ईवीएस अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। यानी कहा यह जा रहा है कि हम ईवीएस को के शिक्षा को कक्षा के बाहर से जोड़ रहे हैं, विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ रहे हैं। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, बाहरी जीवन से जोड़ने का मतलब क्या है। आप इस बात को, जैसे एनसीएफ 2005 में भी लिखा गया है कि हमें जो शिक्षा देनी है वो कक्षा से बाहर जाकर देनी है, वास्तविकता से जोड़ कर देनी है। तो इस वास्तविकता से हमारा क्या मतलब है। हम ऑप्शन 1 की ओर बढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। तो जी बिल्कुल, हमारे अधिगम को विद्यालय के बाहर जोड़ने का मतलब है कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, यानी बच्चों को वास्तविकता में अनुभव कराना। जैसे हमने बच्चों को अगर बाघ के बारे में पढ़ाया तो बच्चों को बाघ जाकर चिड़ियाघर में दिखा दे या बाघ का कोई फिल्म दिखा दे,
तो बच्चे ज़्यादा तरीके से सीख पाएंगे। यानी बाहरी जीवन का मतलब है कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना और उसके मज़ेदार तरीक़ों से उस चीज़ को सिखाना। दूसरा ऑप्शन है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पाठ्य पुस्तक से हटकर पढ़ाने को बोल रहा है। तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये भी नहीं होगा। और चौथा पाठ्य चर्चा से तो बाहर नहीं जाना, यानी सिलेबस से बाहर जाने की बात नहीं कर रहा है वो, ये इस बात पर जोर कर रहा है कि आप पढ़ाई के तरीक़ों को रचनात्मक बनाइए। यानी आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसे बाहरी जीवन से जोड़िए ताकि बच्चे अनुभव के साथ बेहतर तरीके से सीख सके। यहाँ बात बच्चों को अनुभव देने की हो रही है और इसी कारण बोला जा रहा है कि आप जो पाठ्य पुस्तक है उसे बाहरी जीवन तक जोड़िए। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाठ्य चर्चा को कम कर दें, उससे बाहर चले जाएं, ये सब बिल्कुल नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप उसे अनुभव कराएं कि बच्चे क्या सीखे। इससे बालक जो होगा वो रुचि लेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा और वो अपने दैनिक जीवन को व्यवहार में ला पाएगा। यानी अगर इसका एक वर्ड में मतलब समझाया जाए तो ये यही है कि वास्तविकता से इसको जोड़ा जाए, उसके अनुभव को बढ़ाया जाए, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो एक बात आप समझ गए कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना है लेकिन सिलेबस से बाहर जाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पर्यावरण सीखने के लिए कौन से विधि का उपयोग होता है। वैश्विक से स्थानीय का उपयोग होता है, अमूर्त से मूर्त का होता है, अज्ञात से ज्ञात का होता है या ज्ञात से अज्ञात का होता है। तो जाहिर सी बात है पर्यावरण अध्ययन के लिए जिस विधि का उपयोग होता है वो आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है, वो है ज्ञात से अज्ञात, यानी नोन टू अननोन की ओर जाना। यानी यहाँ ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है, तो यहाँ ज्ञात से अज्ञात का मतलब है कि अगर बच्चों को आप जो सिखा रहे हैं, ठीक है, उस नए चीज़ को सिखाने के लिए जो उसके पास पहले का ज्ञान है उसी में उसे अब नए ज्ञान को जोड़ दीजिए। यानी यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें बच्चा की अभिरुचि के अनुसार, उसके मन के स्वभाव के अनुसार उसमें नए विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। चूँकि बच्चों की रोचकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाया जाएगा तो वो नए विषयों को जल्दी से सीखेंगे। इस कारण हम ज्ञात से अज्ञात विधि का उपयोग करते हैं, अर्थात बच्चे के पास जो इस क्षेत्र में पहले से जानकारी है, जिस क्षेत्र में बच्चा रुचि ले रहा है उसी क्षेत्र में बच्चों की जानकारी को आगे बढ़ा देना। तो यही लक्ष्य होता है ज्ञात से अज्ञात विधि का। यानी इस विधि में हम क्या करते हैं, तो इस विधि में हम पहले से जो जानकारी होती है उसी में नई जानकारी को आगे बढ़ा देते हैं ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाएँ। बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑप्शन की ओर। हमारा अगला ऑप्शन है कौन प्रभावशाली संसाधन है। यानी अगर ईवीएस को सिखाना है तो प्रभावशाली संसाधन कौन होते हैं। एक गाइज आपके लिए कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है कि ईवीएस का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपको पता है कि ईवीएस का पूरा नाम क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो अगर वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर, प्रभावशाली संसाधन कौन है। अगर आपको ईवीएस पढ़ना है तो आपके लिए प्रभावशाली संसाधन कौन है, तो परिवार के सदस्य। बिल्कुल, परिवार के सदस्य में ही बच्चा पहली बार किसी भी विषय को सीखता है, उसके बारे में जानता है, क्योंकि बच्चों के लिए जो पहला विद्यालय होता है वो उसका परिवार ही होता है। तो परिवार का बातों का तो बिल्कुल असर होगा बच्चों पे। तो पर्यावरण अध्ययन सिखाने में, बच्चों को सिखाने में परिवार का अहम योगदान होता है। दूसरा, समुदाय का सदस्य। बिल्कुल, समुदाय के सदस्य भी बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाते हैं, क्योंकि समुदाय में बच्चा चर्चा करना, प्रोजेक्ट बनाना, ये सब सीखता है। बच्चों के रचनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को ये सभी तेज करते हैं। समुदाय में वो संवेग सीखता है, तालमेल बैठाना सीखता है। वही समाचार पत्र की बात करें तो समाचार पत्र से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, लेकिन सिर्फ कक्षा देने से बच्चा प्रभावशाली तरीके से सीख जाए, ये नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन 3 ABC। ये सही है, लेकिन कक्षा उतना प्रभावशाली नहीं है जितने प्रभावशाली परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र होते हैं। यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि कक्षा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कक्षा से यहाँ मतलब है कि कक्षा उतनी प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाता जितने कि बाकी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र निभा पाते हैं। बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि कौन ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है। यानी किसके द्वारा हम ईवीएस में बच्चों के अधिगम का जांच नहीं कर सकते। यानी बच्चों ने ईवीएस में क्या सीखा, नहीं सीखा,
ठीक है। इसमें का आकलन करने के लिए कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 सहयोग, ऑप्शन 2 न्याय के प्रति सरोकार, ऑप्शन 3 समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन 4 अवधारणा मानचित्र। तो अगर बात करें ईबीएस के आकलन के संकेतक की, तो व्यापक संकेतक में न्याय के प्रति सरोकार नहीं आता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें कि अगर व्यापक संकेतक की बात करें, विस्तृत लेवल पे बात करें, तो पर्यावरण में सहयोग, समानता, मैपिंग, मानचित्रण, इस कॉन्सेप्ट की बात तो होती है, लेकिन न्याय के प्रति सरोकार उतना इसमें नहीं दिखाया गया है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर जो गाइज हम लोग का होगा वो होगा न्याय के प्रति सरोकार। चूँकि यहाँ नहीं पूछ रहा है तो इस बात को भी ध्यान दें आप कि प्रश्न को बनाने से पहले हाँ या नहीं ज़रूर देखें, क्योंकि इसके कारण भी 4-5 क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो इसका ध्यान भी रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आपने क्या क्या सीखा कि पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है, तो एकीकृत विषय है, बाल केंद्रित होता है, इसमें हम ज्ञात से अज्ञात विधि का उपयोग करते हैं, और यह विषय आसपास के परिवेश को खोजने में भी हमारी मदद करता है। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त समय दिया जाता है, यह किसे इंगित करता है? यानी हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में खोजने का मौका दे रहे हैं कि आप अध्ययन से जुड़ी बातों को खुद से खोजिए, खुद से सीखिए। तो इससे क्या पता चलता है? तो अगर हम बच्चों को खोजने का अवसर देते हैं, ठीक है, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ऑप्शन में बाल केंद्रित होगा तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये टैग वर्ड है, इसके लिए जल्द ही आप लोगों की एक वीडियो आ जाएगी टैग वर्ड से जुड़ी हुई, निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। अगर निगेटिव टैग वर्ड होगा तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, अगर पॉजिटिव टैग वर्ड है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जहाँ भी लगे कि बाल केंद्रित है तो वो बहुत सही होगा। क्यों? क्योंकि बाल केंद्रित मतलब बच्चों पर फोकस करने वाला। तो चूँकि टीचर का काम ही होता है कि वो बच्चों को फोकस करे, और इस एग्ज़ाम लेने का मकसद भी यही है कि बच्चों का कल्याण हो, बच्चा केंद्र में होता है। तो जब भी ईबीएस या किसी विषय की बात हो तो उसमें खोजने की जो बात हो रही है उसमें हमेशा पर्यावरण अध्ययन क्या होगा? बाल केंद्रित होगा। शिक्षक केंद्रित तो कभी अध्ययन होगा ही नहीं। अधिगम को कभी शिक्षण केंद्रित नहीं मानना है, सूचना नहीं मानना है, याद करना नहीं मानना, ये सब टैग वर्ड है। ये यानी आपने देखा गाइस कि कितनी आसानी से टैग वर्ड के द्वारा हम ऑप्शन को निकाल सकते हैं। निगेटिव वर्ड को भी आप ढूंढकर उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ याद करना, सूचना, शिक्षक केंद्रित, ये सब निगेटिव वर्ड है। यानी ये सब जो वर्ड है वो निगेटिव वर्ड है। और यहाँ एक ही पॉजिटिव वर्ड है, बाल केंद्रित। तो अगर बाल केंद्रित भी ध्यान में रखेंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। यानी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए जो खोजने का पर्याप्त समय दिया जाता है, उस क्यों दिया जाता है? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि आप टैग वर्ड के द्वारा भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि क्या पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? तो सही है। यानी आपको ये ढूंढना है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। और आपको मिलते, इस क्वेश्चन को खुद हल करना है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। आप देखिए कि 5 सेकंड